Hello everyone, welcome to Movies classes. Today we are going to start the first chapter of politics of class 10 that is called power sharing. आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का पावर शेयरिंग. ठीक है, पॉलिटिक्स का पावर शेयरिंग. आप लोग से अगर हम वी ऑल आर फैमिलियर विद टू वर्ड्स पावर शेयरिंग, अगर हम लोग किसी बच्चे से पूछें कि पावर शेयरिंग क्या है तो वो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आंसर जरूर देंगे. वो बताएंगे कि पावर शेयरिंग क्या है. ठीक है, सभी को कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा कि पावर शेयरिंग क्या है. तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग. तो पावर क्या है? गवर्निंग ए नेशन इज नोन एज पावर. आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमने पॉइंट लिखा है. पावर क्या है? गवर्निंग ए नेशन इज नोन एज पावर. किसी नेशन को अगर हम गवर्न कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पावर. के तहत हम उस नेशन को गवर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो नेशन को जो गवर्न कर रहा है वो कौन है? दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उस नेशन को गवर्न कर रही है. तो गवर्नमेंट क्या है? सिस्टम ऑफ रूल ऑफ एनी नेशन. किसी भी नेशन को जो गवर्न कर रही है, गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, तो किस तहत से कर रही है? तो सिस्टम ऑफ रूल ऑफ एनी नेशन. वो रूल के अनुसार, सिस्टम के अनुसार नेशन को गवर्न कर रही है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है, समझ में आएगा. गवर्न पावर क्या है? पावर इज क्या है? गवर्निंग ऑफ नेशन नोन एज पावर. किसी नेशन को अगर हम गवर्न कर रहे हैं उसको हम पावर बोलते हैं. दूसरा, उस जिस नेशन को हम गवर्न कर रहे हैं वो नेशन को गवर्न कौन कर रहा है? तो वो गवर्नमेंट नेशन को गवर्न करती है. तो गवर्नमेंट क्या है? तो सिस्टम ऑफ रूल ऑफ एनी नेशन इज नोन एज गवर्नमेंट. किसी गवर्नमेंट क्या है? सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक रूल के अनुसार उस नेशन को गवर्न कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं. समझ में आ गया पावर क्या है और गवर्नमेंट क्या है. फिर हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे. आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो हम लोग 4 टाइप्स है गवर्नमेंट का, वो हम देखेंगे. पहला है एब्सोल्यूट मोनार्ची. मोनार्ची मतलब किसी किंग और किसी क्वीन का पावर. मतलब किसी राजा रानी का वहाँ का पावर. मतलब कुछ भी होगा, कोई भी सिचुएशन आएगा, वहाँ का डिसीजन हो या कोई कानून बनाना हो या कानून को लागू करना हो, वहाँ कौन करेगा? राजा करेगा. ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोनार्ची में मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े ही होंगे, क्लास 8 में भी जानते हैं मोनार्ची सिस्टम. मतलब मोनार्ची सिस्टम के बारे में सब कुछ जानता होगा. किसी किंग और क्वीन का पावर होता है वहाँ. तो अभी भी कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे किंग और एब्सोल्यूट मोनार्ची सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है. तो है ओमान है, कतर है और सऊदी अरब. ये तीनों गल्फ कंट्री यहाँ अभी भी मोनार्ची सिस्टम को फॉलो किया जाता है. ठीक है, और यहाँ ऐसा मोनार्ची सिस्टम है, इनहेरिडेटरी फॉर्म्स ऑफ मोनार्ची सिस्टम है. मतलब जो वहाँ का पहला राजा बना होगा, जो वहाँ का फर्स्ट किंग बना होगा, वही उसी फैमिली से, उसी के वंश से अभी भी वहाँ कोई राजा होगा. चाहे वो सऊदी अरबिया का हो, चाहे वो कतर की बात हो, चाहे वो ओमान की. मतलब यहाँ इनहेरिडेटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट चला आ रहा है. मतलब जो वहाँ का पहला राजा बना होगा वो कतर का, उसी के फैमिली से बिलोंग करने वाला आज भी वहाँ का राजा होगा. समझ में आ गया मोनार्ची, एब्सोल्यूट मोनार्ची सिस्टम. दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब क्या? आपने हमने फ्रेंच क्लास 9 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा होगा कि कैसे वहाँ एब्सोल्यूट मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में आया. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में आने के बाद क्या हुआ था कि जो वहाँ के राजा लुइस 16 तो उनके पावर को क्या कर दिया जाता था? लिमिट कर दिया जाता था. मतलब जो उनके पावर को डिवाइड कर दिया जाता था, शेयर कर दिया जाता था. कैसे कर दिया जाता? कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर. मतलब लेजिस्लेटिव का काम कोई और कर लाएगा, एग्जीक्यूटिव का कोई काम और करेगा और जुडिशरी का कोई काम और करेगा. ठीक है, बस राजा का काम क्या था? एज ए प्रेसिडेंट का काम, एज ए इंडिया के प्रेसिडेंट जो काम होता है ना कि कोई भी कानून को लागू करना है, अगर वो लागू हो जाता है, जैसे कोई संसद में पास हो जाता है, बिल पास कर देने का, उनको बस काम क्या रहता है? साइन करने का. तो वही काम सिर्फ वहाँ के लुइस 16 के एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के तहत उस लुइस 16 के राजा को हो गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में क्या हो जाता है कि राजा के पावर को लिमिट कर दिया जाता है. तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो एट प्रेजेंट जो फॉलो किया जा रहा है वो है यूरोप, जापान और बेल्जियम में. ठीक है. थर्ड फॉर्म्स टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डिक्टेटरशिप. हमने डिक्टेटरशिप में देखे होंगे क्लास 9 के पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर में व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था? वो मिलिट्री थे और मिलिट्री जनरल थे और उन्होंने क्या किया था? वहाँ के पाकिस्तान का अपने आप को वहाँ पर डिक्टेटरशिप लागू करके वहाँ का खुद को अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अमेंडमेंट किया, रेफरेंडम लागू किया. रेफरेंडम क्या था? कि आपको सिर्फ यस और नो में जब सपोर्ट करना है. ठीक है, रेफरेंडम तो आप लोग क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, फिर हमने चौथा फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है? हमारा डेमोक्रेसी. ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये फॉलो किया जाता है. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल,
ठीक है। अगर आप लोग डेमोक्रेसी का डिफिनेशन याद करो, डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी रूलर्स हो, जिसको भी हम इलेक्ट करें, वो किसके द्वारा इलेक्ट होगा? पीपल के द्वारा। तो डेमोक्रेसी क्या है? लोगों ने लोगों के लिए लोगों के द्वारा इलेक्ट किया, तो ये डेमोक्रेसी है। मतलब पीपल के वेलफेयर के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वो इलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप पीपल के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे तो वो आपको क्या करेंगे? इलेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आएगा डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो ज़्यादातर गांव में फॉलो किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ज़्यादातर गांव में फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वोटर्स होते हैं वो बहुत, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे पहले गांव की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ठीक है, मान लो मैंने एक ग्राम पंचायत को चूज़ किया। ठीक है, गांव इलेक्शन हुआ और सारे वोटर्स ने एक गांव के हेड को चूज़ किया और उसको वोट करके जिताया। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने कुछ कानून बनाना है या कुछ लागू करना है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, जितने भी वोटर्स थे उनको जो वोट दिए थे, वो सारे वोटर्स क्या करेंगे? उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत वो क्या, जितने भी वोटर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है गांव में, वो सारे वोटर्स क्या होते हैं? उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आता है क्या? ये कहलाता है क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसको हम एक इलेक्शन के सिस्टम के तहत लाए। ठीक है, एक सिस्टम लाए थे इलेक्शन, उसी के तहत हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। जिसके जैसे जैसे हमारा इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता गया, ठीक है, लोग जैसे जैसे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, हमारा आज के डेट में पॉपुलेशन 132 131 करोड़ है। ठीक है, इतना पॉपुलेशन है। इतना पॉपुलेशन होने के बाद क्या लगता है कि आपको एक कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या संसद भवन में सारे इंडिया के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो नहीं करने की जगह पे वो नहीं करेंगे तो वो जैसे गांव में लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट शहर में क्या हो रहा है? लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, उतना जगह नहीं है कि सारे लोग वहाँ पर बैठकर कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी के तहत हम लोग क्या किया? एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन सिस्टम के तहत हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया, और वो क्या कर रहा है? हमारे तरफ से पीपुल के वेलफेयर के, पीपुल के तरफ से वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पीपुल को। समझ में आ गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? क्लियर है आप लोग को? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ये ज़्यादातर गांव में फॉलो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि गांव का पॉपुलेशन कम होता है, और ये जितने भी वोटर्स होते हैं, जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा के जो हेड होते हैं, जिनको हम इलेक्शन वोट करके जिताते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायत के होते हैं, जो हेड होते हैं, जिनको हम जिताए, जो अगर कुछ डिसीजन लेने वाले उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितने वोटर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो वोटर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को बैठने की वहाँ पर जगह नहीं होती है, जिसके कारण से सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसी के तहत हम लोग क्या करते हैं? पीपुल लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, पीपुल एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? अब है पावर इज शेयर एमंग। ठीक है, पावर इज शेयर एमंग हुम। किसके किसके बीच में पावर को शेयर किया जाता है? कैसे कैसे शेयर किया जाता है? तो पहला पॉइंट जो है हमारा, पावर इज शेयर डिफरेंट लेवल। कौन कौन सा लेवल? कौन सा लेवल में हम लोग पावर को शेयर करते हैं? तो हो जाता है, पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल, और तीसरा है कौन सा? लोकल लेवल। ये तीनों के बीच में हम लोग पावर को शेयर करते हैं। समझ में आ गया? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये 3 लेवल में हम लोग पावर को शेयर करते हैं। ठीक, दूसरा है डिफरेंट ऑर्गन्स। कौन कौन सा ऑर्गन्स? मतलब लेजिस्लेटिव, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एक्सिक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब क्या है? टू मेक लॉ। एक्सिक्यूटिव मतलब टू इंटरप्रेट लॉ, टू इम्प्लीमेंट लॉ। जो भी लॉ कानून बनाया गया है उसको लागू करने का काम किसका होता है? एक्सिक्यूटिव का। जुडिशरी का क्या काम होता है? टू सोल्व डिस्प्यूट्स। किसी के बीच का डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। समझ में आएगा?
डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर 7 डिफरेंट ऑर्गन्स, कौन कौन सा ऑर्गन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने का काम, एग्जीक्यूटिव मतलब कानून को लागू करने का काम, और जुडिशरी मतलब किसी के बीच में मतभेद उसको सॉल्व करने का काम। ठीक है, पावर 7, फिर पहला हम जो पढ़े थे पावर 7 डिफरेंट लेवल, कौन कौन सा लेवल? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, तीनों के बीच में। थर्ड है क्या है? सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स मतलब कौन? ये ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक से जो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हेल्प से वो लोग काम करते हैं, मगर मतलब कुछ अगर उनको कुछ देश से रिलेटेड कुछ ही बातों को मनवाना है तो वो क्या करते हैं? सोशल ग्रुप के तहत, सोशल ग्रुप के तहत वो अपने को कोई भी जो पार्टी गवर्न कर रही है इंडिया को, वो उनसे उनको बातों को अपने रखते हैं और उनसे वो मनवाते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता वाले लोग होते हैं। ठीक है, चौथा है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट वैसे लोग होते हैं जो स्ट्राइक करके और ये स्ट्राइक करके मूवमेंट करके लोग क्या करते हैं? अपनी बातों को गवर्नमेंट तक रखते हैं और उससे वो लागू करवाते हैं। जैसे ये लोग आते हैं, जैसे हन्ना हजारे हो गए, ये लोग क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, अनशन करके, मूवमेंट्स करके ये लोग स्ट्राइक थी गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट तक अपनी बातों को रखते हैं। आपको मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा पावर क्या है, गवर्नमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब सारा, फिर पावर कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को हम लोग को पढ़ना है किसके बाद? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, एथनिक क्या है, बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखना है हमको। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो क्लियरली समझाऊंगा कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, एथनिक क्या है, और कैसे हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखने, किस बेसिस पे हम लोग एथनिक कंपोजिशन देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।